एफ आई आर के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था हम लोगों ने, उसका फॉर्मूला भी पढ़ लिया था, एमसीआईआर, है ना। एमसीआईआर बोलते अपन इस फॉर्मूले को अब एमसीआईआर बोल देते हैं। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एफआईआर के बारे में काफी कुछ हम लोगों ने सीख लिया था कल, है ना। तो चैप्टर 13 का भी मैंने कल फॉर्मूला बता दिया था कि 13वीं पे एफआईआर की गई। तो 13वीं का मतलब क्या हुआ, देखो कोई लेना देना नहीं है, 13वीं पर एफआईआर की गई, बस ये आपकी माइंड के इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि 13वीं पे एफआईआर की। 13वीं का मतलब क्या होता है, अब देखो ये सेक्शन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, जुडिशियल एग्जामिनेशन एंड एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन वेयर वेयर यू कैन गोइंग टू अपेयर। तो 13वीं से 13 नंबर हो गया, 13वीं से 13 नंबर, 13 नंबर में एफआईआर हो गई। एफआईआर मतलब 173। पहले ये 154 हुआ करती थी, अब ये सेक्शन 173 है। तो कल इसके बारे में भी हमने प्रोविजन वाइज देख लिया था, इसका फॉर्मूला भी कल हमने बना लिया था। एम सी आई आर, एम का मतलब हम लोगों ने कल देख लिया था, यही वाला फॉर्मूला। तो देखो सब सेक्शन 1 क्या बोल रही थी, एम का मतलब हम लोगों ने लगा लिया था मोड्स, उसमें भी हमने ओरल रिटर्न डिजिटल फॉर्म में देख लिया था। ओरल बोली जाएगी, रिटर्न में लेके जाए तो वो रिड्यूस कर लेगा, राइटिंग में लेकर गए होते तो फिर वो उसको सील ठप्पा साइन लगा कर दे देगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में है तो फिर उसका एग्जांपल भी अपन ने कल देख लिया था कि यदि उसने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी ईमेल के थ्रू भेजा है, एसएमएस के थ्रू भेजा है, या अभी आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द व्हाट्सएप, आई हैव टू चेक अबाउट द व्हाट्सएप वेदर द इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन बाय द थ्रू व्हाट्सएप, सो इज इट वैलिड और नॉट। ये चाहे तो आप खुद भी ढूंढ सकते हो कि व्हाट्सएप के क्योंकि बहुत सारे डिसीजन आ चुके होंगे कि भाई व्हाट्सएप के थ्रू यदि इंफॉर्मेशन दी जाती है इस तरह की तो वो कंसीडर की जाएगी कि नहीं की जाएगी। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन हो जाएगा जो आप लोगों को रिसर्च करना है, ठीक है। तो आप इसको रिसर्च कर लेना कि वेदर द इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन बाय व्हाट्सएप फॉर द एफआईआर, सो इज इट कंसीडरेबल और नॉट। तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन हो जाएगा। लाइक आई नो दैट उस कंडीशन को, बट इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बट देखो ये तो एक छोटी मोटी कंडीशन है, ये कोई बात नहीं है। क्या बोल सकते हैं, अब देखो ऐसे समय पे किसी को समझाया नहीं जा सकता है, सब लोग हर तरह का अपना अपना ग्रीवियंस होता है, कौन किस कंडीशन से निकल रहा है कुछ नहीं कह सकते। सो 3 डेज का हम लोगों ने देख लिया था कि यदि डिजिटली आपने कम्युनिकेट किया है, डिजिटली कम्युनिकेट किया गया है तो यू हैव टू अपियर। तो आप देखो ये 3 डेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम के पर्पज से आप यदि इफ यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सो दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड, क्योंकि दिस इज द न्यू क्वेश्चन, क्योंकि अभी न्यू क्वेश्चन उसमें जनरेट हो सकता है। इन व्हाट एज यू हैव टू बी अपियर बिफोर द कोर्ट। सो विद इन 3 डेज यू हैव टू बी अपियर बिफोर द कोर्ट। क्या बताना है कि भाई मैंने एक एफआईआर करी थी, वो भी मैंने डिजिटल फॉर्म में करी थी। नाउ यू हैव टू अपियर बिफोर द पुलिस स्टेशन विद इन 3 डेज। सो ये वाला समझ में आ गया होगा। फिर उसी में अपन ने प्रोविजो 1 देखा था। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक चीज पता है जो मैंने आप लोगों को हमेशा से सिखाई है कि आप लोग बस इसकी शॉर्ट ट्रिक्स याद करो। शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब MCIR। अब मोड्स में आ गए, मोड्स में तीनों चीजें मैंने अपने माइंड में मैपिंग कर ली। माइंड में मैपिंग करने के बाद यही वाली चीज। अब देखो ये चीज मैं एक इंपॉर्टेंट चीज, और देखो ये चीज तुमने भी पहले तुमने भी ये फॉलो करी अपनी एग्जामिनेशन में। अब दूसरे स्टूडेंट भी मेरी यही ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं, तो उन दोनों ने भी टॉप किया है फिर से, है ना। यूनिवर्सिटी में दोनों ने टॉप किया है। इससे पहले सानिध्य ने भी टॉप किया था, क्योंकि वो मेरी बताई हुई चीजें लिख के जा रहा था, फिर मेघल भी वही चीजें लिख के आई है, फिर अनुज भी वही चीजें लिख के आया, तो दोनों ने सेम टॉप किया, दोनों ने यूनिवर्सिटी टॉप किया। इससे पहले आयुषी ने टॉप किया था मेरी इस तरह की चीजें बताने पर। तो ये देखो ये आप इस तरीके से जो चीजें लिख के अभी जो ये कर रहे हो ना, ये तो एक छोटी छोटी स्टेप है। इन फ्यूचर भी आप लोग कभी जाओगे आगे तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझ में आएगी कि जब आप मेंस के एग्जामिनेशन में लिख रहे हो और आपको शॉर्ट ट्रिक्स काफी कुछ याद है, तो स्पीड तो आपकी माशाल्लाह वैसे ही बहुत अच्छी है ना। अब स्पीड अच्छी है बट माइंड में कुछ नहीं है, बट मैंने तो ट्रिक सिखा दी है आप लोगों को। आपको ये यू हैव टू फॉलो दिस ट्रिक्स। इफ यू आर फॉलोइंग दीज ट्रिक्स व्हिच हैज बीन टॉट बाय मी, सो यू आर एब्सोल्युटली यू आर गोइंग थ्रू इन द मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिमिनरी का तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। मेंस पूरा का पूरा आपके ऊपर होता है कि आप आपके माइंड में मैकिंग कैसे कर सकते हो। उसके लिए भी मैंने आप लोगों को काफी तरीके बताए हैं कि रोज आप लोगों को
शॉर्ट नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। रोज ही मैं ये बात रिपीट करता हूँ, जितना शॉर्ट में याद होगा उतना अच्छा है ना। शॉर्ट में नोट्स बनाइए। फिर तो हमने फिर वुमेन के बारे में देख लिया। वुमेन के बारे में एब्सोल्युटली ये कहा गया है कि भाई जो भी वुमेन अपनी एफआईआर लिखवाना चाहती है वो एक वुमेन ऑफिसर के थ्रू लिखवाई जाएगी। फिर उसी में एब्सोल्युटली ये लिखा हुआ है कि वो जहां पर उसका प्लेस है वहां पर भी लिखवाई जा सकती है, जहां पर वो चाहती है वुमेन ऑफिसर लिखेगी। फिर एक सेकंड प्रोविजन बोलता है कि उसमें डिसेबिलिटीज है, तो फिर ये वाले सारे प्रोविजन बताएंगे। तो ये काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब ये हो गया। अब कॉपी ऑफ द जज, कॉपी ऑफ द एफआईआर, तो उसकी कॉपी ऑफ द एफआईआर फ्री में दी जाएगी। सो एमसी आई, तो इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तो यहां तक हमने काफी कुछ समझ लिया था। अब आई मेरे दिमाग से खुद निकल गया। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा एमसीपी, है ना। आई की जगह इंक्वायरी पी डाल देते हैं अपन, एमसीपीआर, है ना। तो पी का मतलब है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये 3 से 7 साल वाला इंपॉर्टेंट है। मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूं, आप सोच रहे होगे सर इतना सारा बोल के बता रहे हैं, ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपका जो एक फ्लो जो बना हुआ है हम लोगों का, वो फ्लो आगे की सेक्शन में बना रहा है। तो 3 से 7 साल के बीच में कोई भी ऑफेंस यदि किया गया है, इफ द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जो 3 से 7 साल के बीच के हैं उनमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। अब ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है, इसके बारे में ललिता कुमारी का जजमेंट था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए परमिशन किसकी लेना पड़ेगी, तो डीएसपी की परमिशन विद द प्रायर। पहले तो ये चीज याद रखनी, देखो मैंने तीन इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं, 3 से 7, डीएसपी और 14 डेज। ये तीनों चीजें आपको इसमें मेनली इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्यों करनी है, कि वेदर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जो कि उसमें कुछ सीरियसनेस है कि नहीं है, तो इस तरीके से हम उस चीज को समझ रहे हैं। अब आता है अपना 3 से 7 डीएसपी, और 14 दिन के अंदर वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है कंडक्टेड हो जाना चाहिए। अब हम लोग आते हैं एनसीआर, जो मैंने कल काफी कुछ समझा दिया था एनसीआर के बारे में। नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट कल हमने पढ़ा था। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसके बारे में हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन एज टू कॉग्निजिबल केसेस, ये इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजिबल केसेस। तो कॉग्निजिबल केसेस के बारे में तो हमने पढ़ ही रखा है कि वेयर द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, वेयर द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द बीएनएसएस। सो ये वाली बात तो हम लोगों को याद है। अब ये लिखा हुआ है नॉन कॉग्निजिबल केसेस, नॉन कॉग्निजिबल वेयर द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, तो यानी इट नीडेड वारंट। अब ये देखते हैं कि ये इसमें प्रोसीजर क्या लिखा। कल आपको एफआईआर पूरा याद हो गया, अब आपको पता होना चाहिए कि एनसीआर क्या होती है। एनसीआर मतलब प्रैक्टिकली जो चलता है उसको एनसीआर बोलते हैं, है ना। तो क्या बोल रहा है, एंट्री एंड रिफरल when information about a non-cognizable offense within the police station limit given, है ना। when the information about a non-cognizable offense within the police station limit is given, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो सबसे पहले तो हम लोग यही कर लेते हैं कि एंट्री क्या होगा। अब देखो इसमें इसके सब्सटेंस समझने हैं, बाकी हमें एनसीआर तो समझ में आई जाएगी, हो क्या रहा है एनसीआर में ये समझना है। when the information is given, ऑब्वियसली क्या बात बोली, कोई इंफॉर्मेशन आई है, किस बारे में आई है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के बारे में आई है। मैं पहले भी बता चुका हूं, माइनस DL2 यदि बोले, माइनस DL2 यानी 2 साल से कम, जिसमें डेथ भी नहीं है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी नहीं है। मैंने एक आसान तरीका बता रखा है कि भाई इस तरह का कोई ऑफेंस है, लेस सीरियस ऑफेंस है, सबसे पहला लेस सीरियस ऑफेंस है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। और सीरियस ऑफेंस क्या होता है, कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है। और ये एक तरीका और निकाल रखा है, ऐसे कोई बताया नहीं गया है, बट -2 मानने के मतलब 2 साल से कम की सजा वाले। When the information about a non-cognizable offense when the police station limit is given, the substance must be entered into the register. Obviously बात है, सबसे पहले देखो क्या किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा बुक में एज द स्टेट गवर्नमेंट रूल्स। पुलिस मस्ट क्या करना चाहिए, रिफर द इंफॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट स्टेप क्या हो रही है, वो रजिस्टर्ड में जो भी पहली इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने बुक में लिखी, बुक में लिखने के बाद उन्होंने कहां पे पहुंचा दी, बुक में लिखने के बाद उन्होंने मजिस्ट्रेट को पहुंचा दी। सेंड ए फॉरनाइटली रिपोर्ट एवरी 2 वीक्स फॉर ऑल सच केसेस टू द मजिस्ट्रेट। इस तरह की कोई भी आती है हफ्ते में पहुंचा दी जाती है, इस तरह की कोई बात उन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, तो हम लोगों को 3 चीजें पता पड़ गई कि पहले तो इंफॉर्मेशन मिली, किसके बारे में मिली, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के बारे में मिली, 1 नंबर, 2 नंबर।
फिर क्या किया, जो भी उसके बारे में है हमने रजिस्टर में लिख लिया 3 नंबर। 4 नंबर हमने क्या किया कि वो रिपोर्ट को हमने आगे पहुंचा दी किसी मजिस्ट्रेट को, ठीक है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो भी जिनका जुरिस्डिक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात। जुरिस्डिक्शन के बारे में आप लोग समझते, तो पहली कंडीशन तो हम लोग समझ गए, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर, है ना। यदि हम लोग को याद करने की कोशिश करें तो इसको अपन लोग रजिस्टर नाम दे देते हैं पहले को। चलो पहले को नाम रजिस्टर दे दिया हमने, दूसरे को देते हैं अब अपन मजिस्ट्रेट परमिशन नीडेड। मजिस्ट्रेट परमिशन नीडेड, देखो अब डिफरेंस क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इन्वेस्टिगेशन, और यहां भी इन्वेस्टिगेशन, दिस इज बोथ आर इन्वेस्टिगेशन। अब मैंने ऐसे इन्वेस्टिगेशन क्यों लिखा है, यहां भी इन्वेस्टिगेशन, ये लिखा है एफआईआर में, ये लिखा है मैंने एनसीआर में। अब यहां पर देखो ये समझने की बात है बस, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, इंफॉर्मेशन आई यहां पर हम लोगों को, इंफॉर्मेशन, व्हाट द इंफॉर्मेशन, यहां भी इंफॉर्मेशन आई, देखो इंफॉर्मेशन किस बारे में आई, कॉग्निजेबल के बारे में, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन आई है। और यहां पे इंफॉर्मेशन काय के बारे में आई है, नॉन कॉग्निजेबल के, नॉन कॉग के बारे में आई है, ठीक है। ये वाली बात समझ में समझा रहा हूं मैं अभी, मतलब आपको और स्पेसिफिकली समझना है, तो दोनों तरह इन्वेस्टिगेशन करवाना है, यहां भी इन्वेस्टिगेशन करवाना है, यहां भी इन्वेस्टिगेशन करवाना है। तो यदि मैं इसको नाम दे दूं 173 और इसको नाम दे दूं 174, तो अब डिफरेंस क्या हो रहा है कि ये एफआईआर की बात कर रहा है, ये भी एनसीआर की बात कर रहा है, यहां भी ऑफेंस कमिट हुआ है, यहां भी ऑफेंस कमिट हुआ है। क्या ऑफेंस कमिट हुआ है, पर यहाँ पे जो ऑफेंस कमिट हुआ है हम लोगों ने देखा वो +2 है, यानी +DL2, और यहां पर यह है -DL2। अब यहां पर क्या होता है, एफआईआर की सबसे पहली स्टेज क्या होती है, स्टेज क्या है कि दे हैव टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, ये है इन्वेस्टिगेशन, दे हैव टू इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन। सो इज देयर एनी नीड ऑफ द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, इस केस में मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए तो नहीं, इन्वेस्टिगेशन के लिए कि वेदर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय दैट पर्सन, और इसमें फिर क्या परमिशन चाहिए रहेगी। तो इसमें परमिशन, यदि मैं इस वर्ड को यहां पे लिख दूं परमिशन, और यदि यहां इस वर्ड को लिख दूं परमिशन, तो यहां पे मजिस्ट्रेट की परमिशन यस, और यहां पे मजिस्ट्रेट की परमिशन नो। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, विदाउट, ये जो वर्ड लिखा है मैंने इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कैन बी इनिशिएटेड विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। ये सारी कार्रवाई जो पूरी हो रही है, और यहाँ पे छोटे मोटे ऑफेंस में क्या जरूरत पड़ती है, मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत पड़ती है कि आप विदाउट वारंट काम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे वारंट नीडेड यस, और यहां वारंट नॉट नीडेड, इनकी तो इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। तो आई होप ये वाली बात समझ में आएगी होगी आपको। एनसीआर परमिशन नीडेड, नो परमिशन नीडेड, देखो तो अब आप लोग को, आपको और भी क्लियर होता जा रहा होगा, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द मेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफआईआर और एनसीआर 173 174, दोनों में ये बता रखा है। इतनी चीज आप और सीख गए कि जो सबसे प्राइमा फेसी जो इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे मेजर जो इसमें क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन का, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती थी, यहाँ पे ऑटोमेटिक शुरू नहीं होती, यहाँ पर गियर लगाना पड़ता है, किसके लिए, ऑटोमेटिक कार नहीं है, गियर वाली कार है एनसीआर में, वो मजिस्ट्रेट गियर लगाता है यहाँ पे, ये वाली बात हो गई। चलो आगे चलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, मजिस्ट्रेट परमिशन नीडेड, पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेटेड, ये वही वाली बात जो मैंने पूरी समझा दी अभी, अ मजिस्ट्रेट कैन नॉट इन्वेस्टिगेटेड एंड कॉग्निजेबल विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट हु कैन ट्राई द केस। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ हु कैन ट्राई द केस। वो ये सीधी सी बात है, कौन ट्राई करेगा यार, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई करेगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ट्राई करेगा, ऑब्वियसली बात है लोअर डिवीजन में केस जाता है सबसे पहले, है ना, लोअर डिवीजन में। अब ये कैसे पता चलेगा, ये तो शेड्यूल से पता चल जाएगा कि किस तरह का ऑफेंस किया गया है, बट जूरिसडिक्शन सीधी सी बात है, देख लेंगे जूरिसडिक्शन जिसका लग रहा होगा, जिसका थाना लग रहा होगा, जिसका थाना क्षेत्र होगा, थाना क्षेत्र लगता होगा, उन उन मजिस्ट्रेट की ऑर्डर की जरूरत है, ऑब्वियसली बात है।
यदि ऑफेंस हैज बीन कमिटेड ऑन द कोलार, और कोलार में कोई जज है, उनकी परमिशन की जरूरत है, तो कौन, जो कमिट फॉर ट्रायल, ये दोनों वर्ड लिखे हैं, ट्रायल और कमिट, है ना। कमिट करेगा, तो कमिट की बात क्या आ रही है कि भाई जिसका नाम लिखा होगा वो ट्रायल करेगा। कमिट कौन करता है, जिसके पास पावर नहीं रहती है। ऑब्वियसली जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ही कमिट करते हैं। किसको कमिट करते हैं, ऊपर की तरफ, कि सर ये केस हमारे बस का नहीं है, क्योंकि 1 3 7 10 वाला जो फॉर्मूला हमारा पनिशमेंट का यहाँ पे लगता है ना। सो ये वाली बात तो आप लोग समझते हैं। तो ये मैंने पूरा एक डिफरेंस भी समझा दिया था यहाँ पे। अब अपन आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, पावर ऑफ powers after permission. Once the permission is given, पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट। ऑब्वियसली बात है, वो हम सीख गए यहाँ पे। तो हमने दो चीज क्या सीखी, ऊपर वाले में आर डाला था, दूसरे वाले में हम लोग क्या डालेंगे, टी। और तीसरे वाले में हम लोग बोलेंगे इधर परमिशन, इसको अपन बोलेंगे मजिस्ट्रेट, और इसको बोलेंगे आरएमपी। तो इसमें अपन लोग बता देते हैं, रजिस्टर में लिखेगा, मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए, फिर ये परमिशन यहां पर मिल गई है, परमिशन और ऑब्लिक पावर कर देते हैं अपन। ठीक है, ये याद हो गया हम लोगों को तीनों फॉर्मूले इसके। ठीक है, मजिस्ट्रेट उसको या तो ट्राई करेगा या कमिट कर देगा, ये दो वर्ड लिखे हुए हैं। या तो उसको क्या करेगा, ट्राई करेगा, ट्रायल यानी, या फिर उसको कमिट कर देगा। दोनों का मतलब है, क्योंकि उसकी पावर होगी, उसके पास यदि पावर है उस केस को ट्राई करने की, तो ट्रायल कर देगा। यदि मान लो, यदि ये देखो अपन, यदि इसका ऐसे ले, JMSC यदि ले इसको, तो ये 2 साल, सॉरी, एक साल तक की सजा। पर जो भी ऑफेंस होके आया है उसकी सजा मैक्सिमम 2 साल से ही शुरू हो रही है, तो ये क्या करेगा, कमिट कर देगा, है ना। क्योंकि 2 साल वाले प्लस 2 साल वाले मामले को कमिट कर देगा। किसको कर देगा, JMFC के पास चला जाएगा या CJM के पास चला जाएगा। ऐसी वाली बात लिखी हुई है, या तो ट्राई करेगा या कमिट करेगा। ये दोनों बात हो गई हमारे लिए। ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ में आएगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या बोल रही है, सबसेक्शन 3 पावर। तो हम लोगों ने ऊपर क्या याद कर लिया, RMP, है ना। वंस द परमिशन, पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट विद द सेम पावर एज कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब इन्वेस्टिगेशन करेगी, अब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगी। इन्वेस्टिगेशन सेम पावर एज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये वही बात है, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये वाली बात करनी है। एक्सेप्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दे कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। इसके लिए वारंट की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग मूवीज में देख लेंगे कि क्या अरेस्ट वारंट है तुम्हारे पास, बोलेंगे बेटा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वी डोंट नीड द। बॉलीवुड मूवीज में क्या दिखाया जाता है, हर जगह यही दिखाया जाता है कि अरेस्ट वारंट दिखाओ। अरे भाई उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो उसमें अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं होती है ना। यदि नॉन कॉग्निजेबल है तो फिर उसको वारंट दिखाना पड़ेगा, सिर्फ इतनी सी बात है। तो हमें इतना सारा याद हो चुका है। तो फिर हम बोलेंगे RM, परमिशन मिल गई 1 2 3, और 4 में क्या बोल रहा है, मिक्स्ड ऑफेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मिक्स्ड ऑफेंस, RMPM, ऐसे करके याद कर लेना, RMPM याद हो ही जाएगा आसानी से। ये मिक्स्ड ऑफेंस का मतलब क्या है, अभी अपन लोग समझ लेते हैं। इफ अ केस इन्वॉल्व एटलीस्ट वन कॉग्निजेबल ऑफेंस, है ना, वन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड वन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, दोनों तरह के ऑफेंस मिक्स है। यानी एक पर्सन है, उसने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस भी किया है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी किया है, तो उसको फिर क्या समझा जाए, द एंटायर केस इज ट्रीटेड एज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो ये वाला जो आप देख रहे हो, ये मीन्स प्री का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। तो क्या इंटायर केस ट्रीटेड एज ए कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल मतलब, आप देख लो, इसको आगे भी एग्जांपल आएगा ही, फिर भी मैं समझा देता हूं। एक तो रेप किया है, और एक छोटी मोटी एक हर्ट किया है ना। एक हर्ट किया है, सिंपल हर्ट, 1 और 2, ये सिंपल हर्ट है। ठीक है, तो अब ये हो गया कॉग्निजेबल और ये हो गया नॉन कॉग्निजेबल। अब क्या किया जाए, अब इसमें 2 3 और है,
गाली भी दी, चलो गाली दे दी होगी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी दिया, तो ये सारी चीजें आ गई, तो इसमें ये भी एनसी है, ये भी एनसी है, और चलो एक ऑफेंस और जोड़ देते वो भी एनसी है। पर क्वांटिटी से कुछ नहीं हो रहा, तीन तरह के एनसी हैं, नॉन कॉग्निजेबल है ना। पर एक क्या है उसमें से, एक तो जरूर रेप है, मतलब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब वही हमने देखा प्लस DL2 है ना। तो अब क्या हो रहा है उसमें, रेप है, तो सीधी सी बात है वो पूरा का पूरा होल ऑफेंस क्या कहलाएगा, होल क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा यदि मिक्स है तो फिर वो क्या बन जाएगा, कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल। अब बताओ इसमें वारंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, अब इसमें इन्वेस्टिगेशन करने में जब जब मिक्स हो रहे हैं तो अब पुलिस वालों के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार, उसमें तो जज साहब की एक तो रेप का मामला है और दूसरा चोरी का मामला है और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मामला है, तो इसमें तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी यार, वहां तो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेना पड़ेगी। पर सबसेक्शन 4 क्या बोलती है कि यदि इस तरह का कोई मामला है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जबकि एक कोई ऑफेंस विच हैज बीन कमिटेड इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, लाइक रेप, मर्डर, किडनैपिंग, एबडक्शन, बड़े वाले ऑफेंस जिसको अपन ने डिकोड कर रखा है, जिसको अपन बोलते हैं प्लस DL, है ना। है ना, ये तो हम लोगों का बनाया हुआ है प्लस DL2, नॉर्मली यही होता है। तो आई होप नी वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉग्निजेबल की तरह ट्रीट करेगा सारा का सारा केस। देखो अब मैं एक चीज और बताता हूं आपको कि आज जैसे आप पढ़ रहे हो, फुल कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, अब क्या होगा कि आपने पहले भी पढ़ रखा हो, तो इससे कुछ नहीं होता है। आप आज जो चीज पढ़ रहे हो उसमें आपका रिवाइज ही होगा, है ना, रिवाइज हो जाएगा तो आपकी मेमोरी में और वो फीड हो जाएगा। तो और अब तो मैं पहले को और साइंटिफिक तरीके से पढ़ाता हूँ, मतलब हम लोग कहीं भी कोई भी चीज छोड़ते ही नहीं है, हम लोग नॉट अ सिंगल वर्ड लीगल वर्ड छोड़ते हैं। तो अब देखो आप लोगों को ये चारों चीज याद हो गई होगी, RMP RMPM, है ना, RMPM, सॉरी RMPM, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, आप बाद में और याद रखना RMPM, राम पीएम ऐसे करके बोल देते हैं अपन, राम पीएम। चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। आई होप ये पूरा याद हो गया होगा, एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं है अब इसमें, टाइम वेस्ट करने की कोई बात नहीं है, समरी टेबल यहाँ पे बनी हुई है, हम लोगों ने इसको देख लेते हैं एक बार कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा है। आ जाओ भाई। सो ये चार सेक्शन हो गई, चारों सेक्शन हमें याद हो गई। राम एमपी, अपन ने देखो राम एमपी बोल देते अपन उसको, अब RMPM तीनों याद हो गया हम लोगों को। आर का मतलब हम लोग क्या बोल रहे थे, देखो ये रजिस्टर्ड लिखा हुआ है तो रजिस्टर, मजिस्ट्रेट फॉर रिपोर्ट, कैन नॉट इन्वेस्टिगेट क्या विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर, एम, आफ्टर ऑर्डर फुल इन्वेस्टिगेशन, पावर, पावर बोल देते अब इसको, इफ एनी ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, मिक्स्ड वाला, दैट्स इट, पूरा याद हो गया, राम पीएम। ऊपर हम लोगों को MCIR याद हो गया था। अब ये मैंने देखो इसका एक पूरा ये चार्ट बना रखा है कि आप लोगों के कंपैरिजन के लिए, कि देखो 173 और 174 का क्या है, कि नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, सीरियस ऑफेंस, और ये लेस सीरियस ऑफेंस, पहला तो आप लोगों को पहले याद हो गया। दूसरा क्या बोलता है, विदाउट वारंट, और यहाँ पे कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, तो दो मेंस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कितने पॉइंट दिख रहे हैं अपने को, आपने ये पूरे लिख दिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना आपने लिख दिया रट के, तो मान लो आपको मेंस में पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, मेंस में पूरे नंबर मिल जाएंगे क्योंकि आप इतना अच्छा लिख रहे हो, है ना। थोड़ा सा कट रहा है, मैं उसको सही कर देता हूँ। ये छोटा हो गया और
तो ये एक पूरा चार्ट है जो आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना? तो अब इसको अपन जल्दी से डिकोड कर लेते हैं कि एक्चुअली में चार्ट क्या बोल रहा है। तो पहली चीज तो याद हो गई कि भाई कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में पहला डिफरेंस ये है कि ये सीरियस ऑफेंस होता है, ये लेस सीरियस ऑफेंस होता है। फिर एफ आई आर कैन बी गिवन, तो अपन इसकी देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप। स्टेप क्या है? एफ आई आर कैन बी गिवन ओरली, ये वाली चीज इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड एज रजिस्टर, ये भी अभी अपन पढ़ के आए। तो ये कैसे दी जाती है? एनसीआर रिपोर्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन, अभी मैंने समझाया था, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी पुलिस के पास आएगी, फिर वो रजिस्टर में लिखेगा, रजिस्टर के बाद फिर मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। दूसरी स्टेज अपन ने कर ली, स्टेज। फिर क्या लिखा है? वुमेन के बारे में कोई बात लिखी हुई है क्या? देखो वुमेन के बारे में कोई बात यहाँ पे लिखी हुई है क्या? वुमेन के बारे में कोई बात? नो। तो हम लोग क्या कहेंगे? नो स्पेशल वुमेन, वुमेन के बारे में कोई बात नहीं लिखी। इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू हो जाता है? अब भी मैंने पूरी कहानी समझाई थी, इमीडिएटली शुरू हो जाता है, पर यहां पर ओनली आफ्टर द मजिस्ट्रेट, है ना? फिर पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, यस, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। तो यहाँ पे अरेस्टिंग पावर क्या है, और यहाँ पे कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इसमें होती है क्या? तो ऑब्वियसली बात है, हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में एनसीआर में, बट इसमें जरूर पढ़ा था, 3 से 7 साल के बीच में है, ये एक लगा लो। एफआईआर की कॉपी के बारे में इसमें कुछ पढ़ा था क्या? एनसीआर की कॉपी मिलती है क्या? तो हमने तो यही कुछ भी नहीं पढ़ा। यहाँ पे फ्री कॉपी मिलती है क्या? यस, बिल्कुल। तो आपको यदि एफआईआर के प्रोविजन याद है तो एफआईआर के पूरे प्रोविजन लगाओ और इसमें लगा दो। और देखो 9, और ये तो और भी है इसमें, 10, 11, 12, 13, 14, और देख लो, सब याद हो जाएंगे आपको। कंप्लेंट कैन राइट टू द सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे कोई ऐसा प्रोविजन था क्या? एसपी को हम लोग अपनी बढ़ा रहे थे क्या? यार कल ये वाला मैंने पढ़ाया नहीं क्या? ये 173 4 शायद मैंने पढ़ाना, शायद रह गया था। तो कुछ नहीं है, कल अपन ने यदि देखा था कि यदि किसी पर्सन की यदि एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो फिर वो एफआईआर किसके पास कर सकता है? डायरेक्टली टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भेज सकता है कि सर मेरी जो एफआईआर थी, हाँ करी तो थी। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास चला जाएगा कि सर ये मेरी एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। तो वो बोलेगा कि देखो तुम्हारी एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे हैं, फिर वो नीचे वाले को बताएगा, ऐसे करके ये वाला प्रोविजन देख लेगा। मिक्स्ड ऑफेंस है, इसमें इस तरह की कोई बात नहीं बताई है भाई, इसमें किसी तरह का कॉग्निजेबल में मिक्स का है नहीं, मिक्स वाली बात इसमें बोली गई है। अब ये छोड़ दो भले, ठीक है? तो आई होप ये पूरा आपको आसानी से, हाँ, पढ़ा दिया था। सो देखो अब ये आप लोगों को 13 पॉइंट मिल रहे हैं, 13 पॉइंट में से क्या करना है आप लोगों को? आधा मटेरियल एफआईआर का लिखना है और आधा मटेरियल जो है एनसीआर का लिखना है। तो आपको काफी कुछ मिल जाएगा और कुछ याद करने की जरूरत है नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब ये एनसीआर के बारे में मैंने लगाया था कि भाई एनसीआर कैसी रहती है। तो उसमें क्या लिखा रहता है एनसीआर के बारे में? पुलिस स्टेशन का नाम, एनसीआर नंबर, डेट एंड टाइम एंट्री, नेम ऑफ द कंप्लेंट, एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब मैंने लिख दिया है कि यहाँ आप लोग बाद में पढ़ लेना है इसको, है ना? ऐसी होती है एनसीआर, देख लेना। एफआईआर कैसी होती है वो भी मैंने लगा रखा है, देख लेना एक बार। सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच दैम, वो आप लोग का काम है। अब क्या बोल रहे हैं अपन?